हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, हमने जो अपनी हिस्ट्री की प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें हमने जो मौर्योत्तर काल चल रहा था उसके विदेशी उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की थी और सबसे लास्ट जो विदेशी उत्तराधिकारी थे वो थे कुषाण वंश के। तो जब कुषाणों के जो सामंत थे, जो व्यापारी थे, वो गुप्त हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे कुषाण वंश पतन की ओर गया, उस वंश का समाप्ति की ओर वो वंश जा रहा था। जब जो गुप्त थे, जो सामंत थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करा और स्वतंत्र कर कर अपनी सत्ता स्थापित करी मगध में और अपना साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य स्थापित किया। अब जो गुप्त साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट जो हमारे शासक हुए हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आज हम अपनी इसी वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर, उन्हीं शासकों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए अपने जो वीडियो की शुरुआत है वो करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य, जो मौर्योत्तर काल के बाद आया। अब ये मैंने आपको बता दिया, जो गुप्त थे वो सामंत थे, उन्होंने अपने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसमें सबसे पहला जो शासक आता है वो है श्रीगुप्त, जिन्होंने शासन किया था 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। ये प्रथम शासक कहलाते हैं गुप्त साम्राज्य के। शासन जब तक ये राजा नहीं बने थे, जब तक इन्हें सिर्फ गुप्त के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये राजा बने तो इन्हें दो उपाधियां मिली, एक श्री की, एक महाराज की। तो श्री की उपाधि लगने के नाम, इनके नाम के साथ इनका नाम हुआ श्रीगुप्त। एक इन्हें उपाधि मिली महाराज की, एक इन्हें उपाधि मिली थी आदिराज की। किसकी उपाधि? आदिराज की मिली थी, महाराज की मिली थी और श्री की मिली थी। आदिराज की उपाधि जो मिली है उसका पता हमें कहाँ से चला है? तो एक ताम्रपत्र अभिलेख है। ताम्रपत्र अभिलेख जो पूना में से मिला है, पूना जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से मिला है ताम्रपत्र अभिलेख। उसमें हमें ये पता चलता है जो हमारे गुप्त वंश के जो शासक थे, श्रीगुप्त जो प्रथम शासक थे, उनको आदिराज की उपाधि दी गई है। श्रीगुप्त ने ही मगध के अंदर मंदिर बनाने के लिए 24 गांव दान में दिए थे। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है गुप्त साम्राज्य का जिसने एक मंदिर बनाने के लिए 24 गांव दान में दिए? तो वो है श्रीगुप्त। या आदिराज की उपाधि किस शासक को मिली हुई है? तो वो भी है श्रीगुप्त। ताम्रपत्र अभिलेख जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो पूना से मिला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स कवर करे हैं, 4 पॉइंट्स मैंने कवर करे, इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन श्रीगुप्त के ऊपर मिल जाते हैं। चलिए अगला शासक देखते हैं। तो वो है घटोत्कच, जिसने शासन किया 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक। ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको भी महाराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। महाराज की उपाधि भी इसे ही मिली थी। जैसे श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि मिली, ऐसे ही घटोत्कच को भी महाराज की उपाधि मिली थी। और जो ताम्रपत्र अभिलेख है जो हमें पूना से मिला है, उसमें बताया गया है कि ये जो घटोत्कच था ये गुप्त वंश का प्रथम राजा था, मतलब कि संस्थापक के रूप में बता दिया गया है ताम्रपत्र अभिलेख में। लेकिन जो फर्स्ट शासक है, जो प्रथम शासक है, वो हमारा श्रीगुप्त ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन है, तो वो है घटोत्कच। चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट आएंगे, हमारे जितने भी शासक आएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, उनके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा अब 3rd नंबर पे जो शासक आएंगे उनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने शासन किया 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, ये जो हमारे जो द्वितीय शासक घटोत्कच हुए हैं उनके पुत्र थे। दूसरा, अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाना जाता है। अगला, ये गुप्त साम्राज्य के पहले प्रथम स्वतंत्र शासक थे
जिन्होंने स्वतंत्र रहकर किसी के अधीन ना रहकर शासन संभाला या शासन व्यवस्था करी। जो ऊपर के हमारे घटोत्कच हैं या श्रीगुप्त हैं, इन्हें महाराज की उपाधि से ये पता चलता है कि इन शासकों ने किसी के अधीन रहकर शासन किया। लेकिन जो स्वतंत्र शासक निकलकर सबसे पहले सामने आए गुप्त साम्राज्य के, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हें उपाधि दी गई महाराजा धीराज की। किसकी उपाधि दी गई दोस्तों? महाराजा धीराज की, क्योंकि ये स्वतंत्र शासक थे। और ऊपर वाले दोनों को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? महाराज की उपाधि। इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि। क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि गुप्त साम्राज्य में कौन सा शासक है जिसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, जो मगध की राजधानी बनाई, वो थी पाटलिपुत्र। एक इन्होंने गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था गुप्त संवत का। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो मथुरा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कि मथुरा अभिलेख से ये पता चला हमें कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना करी। जैसे शक संवत, पीछे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी उसमें शक संवत के बारे में जिक्र किया था, जो भारतीय सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, उसके जैसे वो स्टार्ट किया था शकों ने, ऐसे ही गुप्त संवत स्टार्ट किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। शक संवत और गुप्त संवत में जो बीच में अंतर आता है सालों का, वो 241 वर्ष का समय आता है, क्योंकि वो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था शक संवत और गुप्त संवत हमारा 319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, तो दोनों के बीच में 241 वर्ष का अंतर है। अगला जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी जो महाजनपद था, जो प्रांत था लिच्छवी, वहाँ की राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया था। और विवाह करने के बाद इन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे, मैंने आपको बताया था कि कुषाण वंश में, जो कुषाण वंश था मौर्य काल में, उन्होंने सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने स्टार्ट कर दिए थे और यवनों ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। लेकिन जब हमारा गुप्त साम्राज्य आया तो सोने के सिक्के उस समय तक चल चुके थे, लेकिन चंद्रगुप्त जो प्रथम था, जब उसने अपना शासन संभाला तो उसने सोने के सिक्के पर एक ओर तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी जो उसकी पत्नी थी, दोनों का चित्र, और दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित करना स्टार्ट कर दिया सोने के सिक्के पर। एक तरफ तो चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी जो कुमार देवी थी उसका चित्र, और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का चित्र अंकित होता था सोने के सिक्के पर। सीधा क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछ लिया है कि ऐसा कौन सा गुप्त साम्राज्य का शासक है जिसने ऐसे सोने के सिक्के चलाए जिस पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी या उसकी पत्नी का चित्र अंकित है? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। या ये भी क्वेश्चन आ गया है कि ऐसा कौन सा शासक है गुप्त साम्राज्य का जिसने सोने के लक्ष्मी के चित्र वाले सोने के सिक्के चलवाए? तो वो भी हमारा चंद्रगुप्त प्रथम है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम से ये कुछ क्वेश्चन हैं। लिच्छवी राजकुमारी से जब इसने कुमार देवी से विवाह कर लिया था तो वैशाली वाला जो प्रांत था, वैशाली जो इसकी राजधानी थी लिच्छवी की, इसको भी इसने अपने कब्जे में कर लिया था। गुप्त संवत पूछ लिया जाता है कि गुप्त संवत गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने शुरू करा था? इसने शुरुआत करी थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारा शासक आता है गुप्त साम्राज्य का, वो है समुद्रगुप्त। इन्होंने जो शासन किया 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के बीच किया। जो समुद्रगुप्त हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं। जो इससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके पुत्र हैं समुद्रगुप्त। और एक सबसे ज़्यादा गुप्त साम्राज्य में सबसे महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। कौन? समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं। जब ये महान योद्धा थे, महान सेनापति थे, ये कुशल जो मतलब कि सैन्य शक्ति कुशलता पूर्वक जानते थे, उसी कारण से एक ऑथर हैं हमारे विंसेंट आर्थर स्मिथ, मतलब कि एक लेखक हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का क्या नाम है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम दोस्तों? सीधा आपको याद रखना है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है।
तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा शासक है, ऐसा कौन सा राजा है जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। और वो किसने कहा है, तो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने कहा है। और किसमें कहा है, अपनी जो उन्होंने रचना करी थी, जो अपनी पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर बोला गया है। अब समुद्रगुप्त को कुछ उपाधियां दी गई थी, वो उपाधियां क्या हैं, एक तो इसे अश्वमेघ बोला गया है, एक पराक्रमांक बोला गया है और एक अप्रतिरथ बोला गया है। इन 3 उपाधियां इसको मिली हैं, अश्वमेघ, पराक्रमांक, अप्रतिरथ। तो यहाँ तक आपको मैं आशा कर रहा हूँ जितना भी मैंने अब तक कवर किया है, चाहे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चाहे समुद्रगुप्त के बारे में, आपको इजीली बहुत पॉइंट्स के रूप में इजीली समझ में आएगा। मैं पॉइंट्स के रूप में इसलिए समझाता हूँ क्योंकि इन पॉइंट्सों के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के जीवन पर प्रकाश डालने वाली ऐसी कौन सी सामग्री है या कैसी कौन सी चीज़ है जो समुद्रगुप्त के जीवन की जो बायोग्राफी है वो सीधी बताती है, तो उसका नाम है प्रकाश प्रशस्ति। क्या नाम है दोस्तों, प्रकाश प्रशस्ति। इससे हम ये जो हमारी किताब है, इससे हमें समुद्रगुप्त के जीवन पर जो जीवन के बारे में सीधा पता चल जाता है। अब इस जो प्रकाश प्रशस्ति है, इसके अंदर एक चीज़ का जिक्र हुआ है, दक्षिणापथ विजय। क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो अपना साम्राज्य था वो दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला लिया था। इसका जो साम्राज्य था वो हमारा पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में हमारा नर्मदा और इधर हमारा गुजरात और ऊपर हिमालय तक हमारा ये सब इसका जो था साम्राज्य फैल चुका था। तो दक्षिण में विजय प्राप्त करने के लिए प्रकाश प्रशस्ति का में जो बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण में विजय प्राप्त करी, उसमें 12 राजाओं को हराया था और 3 मुख्य नीतियां जो उसने इस युद्धों को जीतने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए अपनाई थी, वो कौन कौन सी नीतियां थी। पहली थी ग्रहण, दूसरी थी मोक्ष, तीसरी थी अनुग्रह। अब ग्रहण का मतलब क्या होता है कि किसी भी शत्रु पर अधिकार करना, वो ग्रहण नीति के अंतर्गत आता था। मोक्ष, किसी भी शत्रु को मुक्त करना, मतलब कि उसे हराकर उसे मुक्त कर दिया, वो आता था हमारा मोक्ष नीति के अंदर। और अनुग्रह का मतलब होता है कि जो राज्य उसने अपनाया, जो कब्जा किया है, जिस राज्य को उसने जीता है, उस राज्य को वापस लौटाकर अपने शत्रु पर दया करता था। तो इन 3 नीतियों का उसने पालन किया दक्षिण को जीतने के लिए। इसीलिए दक्षिणापथ विजय का जो उल्लेख दिखाया गया है वो प्रकाश प्रशस्ति में दिखाया गया है। और प्रकाश प्रशस्ति ही वही सामग्री है जिससे हम समुद्रगुप्त के जीवन को अच्छी तरह देख पाते हैं। अब अगला जो हमारा शासक आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। पहले मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त प्रथम, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो हमारे समुद्रगुप्त थे उनके 2 पुत्र थे, एक थे रामगुप्त, एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त जो उनके पुत्र थे वो बहुत ही दुर्बल और शासक थे, कमज़ोर शासक थे। और उनकी जो पत्नी थी वो थी ध्रुव स्वामिनी। लेकिन कुछ राजा जो शक वंश के राजा थे, क्योंकि उस समय शकों का भी जो चल रहा था, तो शक वंश के राजा उनकी पत्नी को अपनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त ने क्या करा, उन शकों के साथ युद्ध किया और युद्ध में उनको हराकर जो अपने बड़े भाई की जो पत्नी है उससे विवाह कर लिया। तो चंद्रगुप्त की पत्नी कहलाएंगी ध्रुव स्वामिनी देवी। पहले ये रामगुप्त की थी, लेकिन इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जब सत्ता धारण करी और जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपनी भैया की जो पत्नी थी, जो अपने भाई की पत्नी थी, उससे विवाह किया। ध्रुव स्वामिनी देवी उसका नाम है। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर था, उसका जो विकास था वो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर था। मतलब कि अगर मैं बताऊं इसका साम्राज्य, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमालय की तलहटी और हमारा पूर्व में बंगाल और दक्षिण में नर्मदा तक जो हमारा गुप्त साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैल चुका था। इसके शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है।
ये प्रथम शासक है गुप्त साम्राज्य का जिसने रजत मुद्राएं चलवाई, मतलब कि सिल्वर्स कॉइन। अब तक इससे पहले हमारे सोने के सिक्के चला करते थे, लेकिन ये पहला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने सिल्वर कॉइन्स चलवाई थी। इसके ही शासनकाल में एक चीनी यात्री है फाहियान भारत आया था, और इसको जो उपाधि दी गई है चंद्रगुप्त द्वितीय को, वो विक्रमांक और विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त साम्राज्य के शासक को दी गई, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम। सिल्वर कॉइन किसने चलवाए या रजत मुद्राओं का चलन किसने अपने शासनकाल में चलवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जितने भी जो शासक मैंने आपको पढ़ाए हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन, जब आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एग्ज़ाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वही पॉइंट्स कवर किए गए हैं वीडियो के अंदर, और उन्हें ही समझाया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बस पॉइंट्स याद रखने हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। दक्षिणापथ विजय का जो उल्लेख है वो गुप्त साम्राज्य के किस शासक के ऊपर है, समुद्रगुप्त के शासक है। सिल्वर कॉइन किसने चलवाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई, चंद्रगुप्त के सेकंड को दी गई। या गुप्त संवत 319 ईस्वी में किसने चलवाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया। या ताम्रपत्र अभिलेख में प्रथम राजा किसको संबोधित किया गया है, घटोत्कच को। तो सीधे सीधे क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य के सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और सीधे क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट के रूप में समझाए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको जो मेरी ये वीडियो है आप इसको बार बार देखेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने नोट्स तैयार करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अनुज शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।